हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे एचपी बोर्ड के जो हमारे पास 10th और +2 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और बोर्ड जो है इस बार टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में हमारे पास एग्ज़ाम ले रहा है। और जो आपका टर्म 1 का पेपर है इसमें आपको पता ही होगा जो नॉन मेडिकल और मेडिकल सेक्शन में फिजिक्स आने वाली है, केमिस्ट्री आने वाली है, बायो आने वाली है और मैथ आने वाली है। सब में आपके पास 20 MCQ रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हमारे पास फिजिक्स पोर्शन का जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया है अकॉर्डिंग टू बोर्ड कि इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है 15 तारीख के जो भी आपके पेपर रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिजिकल और आईपी के, तो वो आपके सारे के सारे इसी पैटर्न पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे जो आपके 20 MCQ हैं उन फॉर्म में आपको बताऊँगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस बार जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर में जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं वो थोड़ा सा लेवल उनका हाई है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको जो एग्जाम में पैटर्न आए वो भी थोड़ा सा लेवल उसका एडवांस हो, थोड़ा लेवल हाई हो। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? तो जो हमारे पास इंडक्टर होता है और इस इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है और इस इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम XL से डिनोट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज L, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इस इंडक्टर का मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होता है कि कितने हम इस इंडक्टर से कितने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भेज रहे हैं। ये हमारे पास ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? XL, जिसका फॉर्मूला है L ओमेगा। और ये जो हमारे पास XL है ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा और SI यूनिट रहेगा वो एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या L ओमेगा करके भी निकाल सकते हो। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका वो रहेगा ए ऑप्शन, दैट इज ML2T-3A-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेशियो वेयर M इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड सेकेंड वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? तो पहली बात ये जो हमारे पास रेशियो है किसका? दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो रहता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg रहता है। ठीक है, ये हमारे पास kg में आता है। और दूसरा भी जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg रहता है। पर दोनों क्या है? केजीज में है, इनका यूनिट है केजीज। और केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली एक नंबर रहेगा। और नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो आंसर रहेगा वो सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो एक नंबर आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज dV अपॉन dr, जहाँ पे dV क्या है? पोटेंशियल है और dr क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है। और नेगेटिव साइन बता रहा है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पे उसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी आंसर रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। तो जहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा तेजी से, तो उस टाइम पे स्टीपेस्ट का मतलब है तेजी से। और जिस पॉइंट पे आपका जिस तरफ को अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे आपकी उस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी पोटेंशियल जिस तरफ को डिक्रीज करेगा तेजी से उस तरफ को रहेगी। तो इसका आंसर बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डैश दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन। तो पहली बात डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं किसी भी कैपेसिटर में अंदर क्या लगाते हैं? डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि एक वैक्स या फिर वैक्यूम, एयर, ग्लास, तो एक ऐसा मटेरियल जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं ताकि इस ये जो आपके अंदर वैक्यूम है, एयर है, जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया रखा है तो उसका ब्रेकडाउन ना हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में लगा सकते हैं अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक विच कैन फ्लो, या जो हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि इसका ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा सा अभी मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओहम में आगे से कुछ वैल्यू लोकेट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास
5% ही है, तो 5% जो रहती है वो टॉलरेंस रहती है आपकी गोल्ड की, ठीक है। और गोल्ड की हो गई तो उसका मतलब A, C, B में से इसका सही आंसर रहेगा, बट ये आंसर अधूरा है क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ दीज क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, M/L का, तो बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस स्मॉल r फॉर पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है दैट इज 1/4πε दैट इज k/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाएंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस स्मॉल r फॉर ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। तो जैसा हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है दैट इज KQ/r², और यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और इसी को हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा है या और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती रहेगी, ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे जो सही से इसको डिफाइन कर रहा है वो हमारे पास बी ऑप्शन, जो कि आपका बी वाला ग्राफ डिफाइन कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में आपका क्या दे रखा है, आर दे रखा है, और जैसे जैसे आप आर एक्सिस में एक्स एक्सिस में आप बढ़ते जा रहे हो तो आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे आपका पीछे की तरफ आएंगे तो आपका डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो हमसे दो क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ के बाद पूछ रखे हैं, जिनका आंसर हम इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देंगे। इसका मतलब आपको पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बार 20 मार्क्स के MCQ में आपका पैराग्राफ भी रहेगा। दैट इज क्वेश्चन में बोला गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज ओवर अ वाइड रेंज, और मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। Insulators like glass, rubber have 10⁻22 to 10⁻24 times greater resistivity, ठीक है। और नेक्स्ट बोला गया है सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाई रफली इन द मिडल रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ऑन ए लॉगरिथमिक से। अब मिडल रेंज मतलब मिडल रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो यहाँ पे इसको पैराग्राफ को पढ़ करके हमें ये पता लग रहा है कि ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमें वैसे भी पता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर फिजिकल फैक्टर की बात की जाए तो आपके पास लेंथ और एरिया रहेंगे। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आता है दैट इज अ रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रो रहेगा, और इसके बाद बाकी लेंथ ओवर ए, ये हमारे पास फिजिकल फैक्टर है। तो इसका मतलब रो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू लेंथ के ऊपर एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी, तो इसकी वैल्यू रो की वैल्यू जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास जैसे सिल्वर है तो सिल्वर की अगर रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, और ये कब है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। वैसे तो रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिक्स है, तो आपको रेजिस्टिविटी याद रहनी चाहिए। सिल्वर की कितनी होती है, कॉपर कितनी होती है, जो नॉर्मल मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर विल वेरी इफ इट्स डैश इज वेरी। तो मैंने बताया लेंथ और रेडियस ही हमारे पास फिजिकल फैक्टर हैं, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपका रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। बट अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जाती है, तो इसमें फैक्टर उल्टा रहता है एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है इसी से रिलेटेड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को अगर S से लिखा जाता है, कंडक्टर को C से लिखा जाता है, एंड इंसुलेटर को I से लिखा जाता है, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। तो सर इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी आंसर करेक्ट रहेगा, क्योंकि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम रहती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी थोड़ी मिडिल रेंज में आती है, ठीक है, और इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है, तब तो ये कंडक्टर नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोला गया है ए स्टूडेंट फर्स्ट यूजेज एंटायर हीटर कॉइल टू प्रोड्यूस हीट एंड देन शी कट्स
द हीटर कॉयल इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड यूजेज ओनली वन पार्ट इन द हीटर, नाउ द हीट प्रोड्यूस विल बी। तो बोला गया है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने हीटर की कॉयल ली और इस हीटर की कॉयल को क्या किया, काट दिया बीच से। अब हीटर की कॉयल को काटने से पहले उसकी लेंथ अगर मानते हैं एल है और इसका एरिया ए के बराबर है, तो और क्योंकि मटेरियल तो सेम ही रहेगा तो रेजिस्टिविटी इसकी रो मान लेते हैं। तो इसका जो आपका रेजिस्टेंस आएगा दैट बिकम्स आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आएगा, ठीक है। बट जब इसको बीच से काट दिया जाए तो आपके पास यही बचेगा, ठीक है, और आपके पास लेंथ जो हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी, दैट इज लेंथ हाफ हो जाएगी। तो उस केस में आपकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी, एरिया आपका क्या रहेगा, नया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया आपका सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बस आपका लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा दैट बिकम्स रो L/2 अपॉन ए। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 1/2 हो जाएगा पुराने रेजिस्टेंस के, दैट इज रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको निकाला। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हीट कितनी इसमें प्रोड्यूस होगी, तो हीट का जो फॉर्मूला है, बेसिकली हीट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, दैट इज H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब वी स्क्वायर अपॉन आर लगा करके हमें ये पता चलेगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2 आपका ऊपर आ जाएगा और हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा वो डबल होगा, क्योंकि हीट जो है डबल इसमें प्रोड्यूस होगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द करंट डेंसिटी में बी गिवन बाय द रिलेशन। तो करंट डेंसिटी को हम जे वेक्टर से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और यूनिट रहेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर आपसे MCQ में इसके यूनिट पूछ लिए जाते हैं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, करंट पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट विच इज ट्रू। तो किसी भी सर्किट में जो आपका LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट में अगर रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो इसका जो सही आंसर है बोथ L एंड C मस्ट बी प्रेजेंट इन द सर्किट। तो L मतलब इंडक्टर और C मतलब कैपेसिटर, तो इनका होना ज़रूरी है। और जो आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है कि जो आपका इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा, ये कंडीशन होना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब L और C दोनों वहां पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बायट-सावर्ट्स लॉ करंट एलिमेंट इज डायरेक्टेड। तो बोला गया है कि बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बायट-सावर्ट्स लॉ बोलता है कि अगर किसी छोटे से करंट एलिमेंट में, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास छोटा सा करंट एलिमेंट है ये, ठीक है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ करंट एलिमेंट, दैट इज एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास ये आ गया हमारे पास करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट DL की वजह से इसके सराउंडिंग में यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, तो जो कि इसे थीटा एंगल के ऊपर सिचुएट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो r डिस्टेंस की दूरी पे P पॉइंट है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, तो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का। अब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगी, तो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर हम इस कंडक्टर को, ये जो हमने यहाँ पे बनाया, इस कंडक्टर को अगर हम अपने हाथ में पकड़ते हैं और थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ करें तो जिस तरफ हमारी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो हमारे पास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, यहाँ पे हमारे पास अगर हम एलिमेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की वजह से जिसकी लेंथ है DL, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं R पॉइंट के ऊपर, तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL एंड R। तो DL और R ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया इसके परपेंडिकुलर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द साइक्लोट्रॉन व्हाट मेक्स द चार्ज पार्टिकल टू गो राउंड इन अ सर्कुलर पाथ इनसाइड द मेटालिक D। तो जब कोई साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या होता है, जो आपका चार्ज पार्टिकल रहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ठीक है, तो जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या फिर आयन है, जब वो आपका मूव कर जाता है इसके अंदर, क्यों मूव करा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी जब ये D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इस तरफ को अट्रैक्ट होगा। बट हमें ये बात पता है कि जो चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमने लग जाता है। तो इसका मतलब ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ही है। जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूमने लगता है, मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगता है। तो सर्कुलर पाथ इनसाइड द मेटालिक D किसकी वजह से होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपके पास बी ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है दैट इज जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन बताई, क्वेश्चन नंबर 13 में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या रहेगी। तो हमारे पास अगर ये लूप है,
ठीक है। और इस लूप में के सराउंडिंग में एक वायर रखी है और इस वायर में बोला गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि इस पूरे के पूरे लूप में ये जो हमने यहाँ पे लूप बनाया, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी अगर वायर में इंक्रीजिंग करंट इंक्रीज कर रहा है स्टेडली। अब यहाँ पे साथ में रखी ए बी वायर है और इसमें करंट जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। अब करंट जो है यहाँ पे ये जा रहा है बी से ए की तरफ को और ये इंक्रीज कर रहा है, और जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है, ये अकॉर्डिंग टू हंस ऑरस्टेड ने कहा था। अब ऑरस्टेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें इसके सराउंडिंग में वो क्या रहेगी, तो हम निकालेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर हम कंडक्टर को हाथ में पकड़ेंगे तो हमारी जो थंब है वो क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन, और जो हमारे पास फिंगर्स हैं वो हमारे पास क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर मैं क्योंकि ये राइट साइड को रखी है तो राइट साइड को अगर देखते हैं तो राइट साइड में हमारी फिंगर अंदर की तरफ को जा रही है, और जब अंदर की तरफ को जा रही है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो अंदर की तरफ को रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने बना दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ को है क्योंकि वायर आपकी साइड में रखी हुई है। और अगर आपको यहाँ पे क्या देखना है, इंड्यूस करंट देखना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अगर देखते हैं तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करंट बनेगा इंड्यूस करंट वो आपका क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज का क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हम लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होगी ताकि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। और इसके प्रोडक्शन का कॉज क्या है, जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रॉस वाला है ब्लू वाला, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज करेगा तो ये इसको इंक्रीज करने से रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ताकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो। तो इसलिए हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन बनेगी वो आपकी एंड क्लॉकवाइज बनेगी, और क्लॉकवाइज बनेगी तो हमारे पास हमें पता है कि इस छोटे से लूप में अगर करंट इस तरफ को है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस इंड्यूस करंट की वजह से बनेगी वो अपवर्ड बनेगी, तो उसकी वजह से ये अपवर्ड आएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर रहेगा वो आपके पास क्लॉकवाइज इसका सही आंसर रहेगा, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैव, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज हाई परमिबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। तो हाई परमिबिलिटी का मतलब है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम कौन सा सब्सटेंस लगाते हैं, जैसे हमें पता है कि इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर लगाएंगे। और सॉफ्ट आयरन कोर की ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल लगाना चाहिए जिसकी परमिबिलिटी हाई हो और लो रिटेंटिविटी हो। हाई परमिबिलिटी का मतलब है कि इसमें से ज़्यादा लाइंस क्या कर सके, क्रॉस कर सके। कौन सी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर सके तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हाई परमिबिलिटी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि इसकी रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, सॉरी लो होनी चाहिए। रिटेंटिविटी लो का मतलब है कि अगर आपके पास बी एच कर्व है, ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास इसका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो इसकी जो रिटेंटिविटी है वो कम आनी चाहिए इतनी, ठीक है। और रिटेंटिविटी का कौन सा पॉइंट हमारे पास रिटेंटिविटी का होता है, ये पॉइंट हमारे पास रिटेंटिविटी होती है, ये पॉइंट हमारे पास रिटेंटिविटी होती है, ठीक है। तो रिटेंटिविटी अगर मैं आपको एक और ग्राफ बना के दूं ताकि आपको रिटेंटिविटी कवर हो जाए, तो रिटेंटिविटी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगा रखी है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, अगर उसको हम हटा भी देते हैं तब भी इसके पास मैग्नेटाइजेशन रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं किसी बाहर की फील्ड में रखने के बाद, तो अगर बाहर की फील्ड बंद भी कर देते हैं फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो उसकी जो रिटेंटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इस वाले ग्राफ में, ग्रीन वाले ग्राफ में, जो कि आपका मैंने यहाँ पे बताया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी कम होती है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा लो रिटेंटिविटी, बी ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर के रिस्पेक्ट में इसमें कौन कौन सी चीज़ें ठीक रहेगी, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉ रिलेट करता है कि जब आप एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यू टू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, तो एक साइकिल में मतलब एक बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जब आपके पास कितनी एनर्जी लॉस होती है उस मटेरियल्स के, मैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। इसके बाद फ्लक्स लीकेज, तो फ्लक्स लीकेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज कैन बी रिड्यूस बाय ओवरलैपिंग वाइंडिंग्स ऑन वन कोर, ठीक है। एक ही रॉड के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको ओवरलैपिंग कर देंगे, किसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज एडी करंट, तो एडी करंट में आपका जो सही आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन जो रहेगा थर्ड का, दैट इज द इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग कोर। तो हम जो आयरन कोर होता है, मेटल का कोर होता है, तो उसको हम लैमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोर लगाएंगे, फिर तीसरा कोर लगाएंगे लैमिनेशन वाला, ताकि पहले में जो आपका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका दूसरे के साथ लिंक ना करे। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, तो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग रिलेट करती है आपकी कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर्स। इन थिक वायर्स का एरिया ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा है तो हमें पता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली
प्रोपोर्शन होता है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस आपका कम रहेगा। तो इसका जो सभी ऑप्शंस को मिला करके जो आपका आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, 1D 2C 3B और 4A आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मैचिंग प्रॉब्लम है, तो ये भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आपके मैचिंग प्रॉब्लम के रहेंगे। तो इसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट्स, इनके आपको एग्जाम्पल पूछ रखे हैं। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको डाई, पैरा और फेरो, इनके जो भी बुक्स में आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के मटेरियल्स को, तो उनको याद रखना है जो बुक में रखें, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बट जो आपके कॉमन मटेरियल्स हैं तो उनका तो नाम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैच करते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपका वो आपका कॉपर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो आपका एल्यूमिनियम रहेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो हमारे पास कोबाल्ट रहेगा। और लास्ट बचता है दैट इज परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट आपका टिकोनल रहेगा। तो उसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, 1C 2B 3D एंड 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हमारे पास असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट इज बोला गया है कि अगर आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा तो आप लिखोगे इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न, अगर आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, बट असर्शन जो है सॉरी रीज़न जो है आपका वो असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन बोलता है कि अगर इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, अगर दोनों आपके सही हैं बट रीज़न जो है आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट रहोगे। और सी, अगर आपका असर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है, और इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न दोनों फॉल्स, तो आप डी ऑप्शन को करेक्ट रहोगे। तो आपके पास पहला जो आता है दैट इज़ 19th क्वेश्चन, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराइज ड्यू टू चार्ज इन मोशन। तो जैसा हमें बताया कि जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, मोशन करेगा, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो वो अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज ही क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो जब चार्ज आपका मोशन कर रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और नेक्स्ट जो रीजन बोला गया है, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिस्पाइट ऑफ नेट चार्ज बीइंग जीरो द एटम हैव नेट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात की गई है, बट है ये सही। ठीक है, तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है करेक्ट रिप्लाई नहीं है असर्शन का, मतलब करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन इसका सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट R is not correct explanation of A. So next question है that is गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। तो बोला गया जैसे हमें पता है गॉसियन सरफेस क्या होता है कि हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज के सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। और गॉसियन सरफेस जो रहेगा आपका कुछ ऐसा सरफेस रहेगा ताकि आपका जो चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रहेगा। तो ये स्फेरिकल है और आपका हर जगह डिस्टेंस बराबर रहेगा। और गॉसियन सरफेस की कंडीशन ये है कि आपका जो गॉसियन सरफेस है वो किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ज से पास नहीं हो रहा चाहिए। जैसे मैंने पॉजिटिव बना दिया तो यहाँ से पास नहीं हो रहा चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके चार्ज होता है, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज है तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठ रखा है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ई इज़ नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं हो सकती जहाँ पे चार्ज बैठ रखा है। तो हमारे पास रीजन में भी यही बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट मतलब अलग चार्ज, इज नॉट वेल डिफाइंड। तो जिस पॉइंट पे चार्ज बैठ रखा होता है उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया जा सकता एट द पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ एनी चार्ज। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और असर्शन जो है रीजन का करेक्ट रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास 20 MCQ विद, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे के सारे एक्सप्लेनेशन को आपके विद रीजन आपको क्लियरिफाई करवाया जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको रिप्लाई में नेक्स्ट वीडियो में उसको रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, और साथ साथ में आपकी ये तो था फिजिक्स पोर्शन का 20 MCQ, साथ साथ में आपकी फिजिक्स के साथ साथ हम 20 MCQ जो आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, 20 MCQ जो आपके मैथ में रहेंगे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में चाहे वो टर्म 1 है चाहे वो टर्म 2 है आपका साथ है। तब तक के लिए थैंक यू।